हेलो फ्रेंड्स, मनी एंड बैंकिंग अधिकोषण यूपी बोर्ड क्लास 12। आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक की उत्पत्ति, परिभाषा, कार्य, प्रकार एवं महत्व। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक होती रहे और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। और आपको बैंक शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1157 में इटली में हुआ था, जहाँ बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना की गई थी। सन 1171 में वेनिस राज्य में युद्ध हुआ, जिसके कारण आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए राज्य ने प्रत्येक नागरिक से उसकी संपत्ति का 1% अनिवार्य ऋण के रूप में मांगा। उस समय इटली में अधिकांश भाग पर जर्मनी का शासन था, अतः ऋण के इस सामूहिक कोष को BAN के बैंक नाम दिया गया। जर्मनी भाषा में इसे BANC के का अर्थ निधि या कोष होता है। बाद में यही शब्द इटालियन भाषा में, चूँकि इटली में पहला बैंक खोला गया था 1157 में, आपने पीछे देखा, इसे BANCO फ्रांसीसी भाषा के BANCKE तथा ब्रिटिश भाषा जो आज प्रचलित है BAN के नाम से विख्यात हो गया। प्रथम बैंक बैंक ऑफ वेनिस के नाम से इटली में 1157 में युद्ध को वित्त प्रदान करने हेतु स्थापित की गई थी। और प्रश्न ये है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे पहला बैंक कहाँ खोला गया है, तो बैंक ऑफ वेनिस जो इटली में था कब खोला गया, तो 1157 में। लेकिन यह उस समय असफल रहा। बाद में जो बैंक खोला गया इटली में ही, उसे 1171 कहा गया है, जो कुछ किताबों में जिसका उल्लेख किया गया है। परंतु आधुनिक बैंकों की बात करें तो आधुनिक बैंकों की स्थापना 1640 के बाद हुई। आप गैप देख सकते हैं, 1157 असफल हुआ, 1171, उसके बाद 1640 के बाद काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद भारत में हिंदुस्तान बैंक के नाम से 1740 में एलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा जो कोलकाता की अंग्रेजी एजेंसी थी की स्थापना की गई, जो 1782 में असफल हो गई। परंतु अर्थ में प्रथम बैंक की स्थापना बंगाल में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से 1806 में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुई। कहने का मतलब ये है कि बैंक क्या है। अब बैंक की उत्पत्ति तो आपने देख ली, बैंक की उत्पत्ति इटली में हुई बैंक ऑफ वेनिस के नाम से 1157 में। और उस समय जिस बैंक की स्थापना की गई वहाँ के आर्थिक संकट से उबरने के लिए, यानी युद्ध को वित्त प्रदान करने के लिए, वहाँ की सरकार ने अपने जनता से उनकी बचत का 1% मांगा और 4% ब्याज सहित वापस करने की बात कही थी। 1171 में वापस बैंक ऑफ वेनिस को खोला गया। लेकिन काफ़ी अंतराल के बाद 1640 में, आपने यहाँ पे देखा होगा, 1640 में भारत में हिंदुस्तान बैंक के नाम से 1740 में एलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा जो कोलकाता की अंग्रेजी प्रेसिडेंसी थी उसकी स्थापना की गई और 1782 में असफल हो गई। लेकिन ये भी ज़्यादा समय तक नहीं चली। लेकिन वर्तमान की बात करें तो, आधुनिकता की बात करें तो, आधुनिक समय में बैंक ऑफ बंगाल यानी भारत का सबसे पहला बैंक जिसे कहा जाता है वो बैंक ऑफ बंगाल है, जो 1806 में खोला गया। अब बैंक के अर्थ को समझ लेते हैं। बैंक का अर्थ, बैंक वह संस्था है जो आम जनता की जमाओं को स्वीकार करता है और आवश्यकता पड़ने पर ऋण की सुविधा भी प्रदान करता है। अब आप कहेंगे कि जमाओं को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, ऋण तो LIC भी दे रही है, ऋण तो और NBFC ऐसी कंपनियां, छोटी कंपनियां भी दे रही हैं, और तो क्या वो भी बैंक है? नहीं, वो बैंक नहीं है। LIC या NBFC ये बैंक नहीं है। हाँ, RBI के तहत वो रजिस्टर्ड है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी अधिनियम भारत में 1949 लागू है। 1949 लागू होने का कारण, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद संविधान बना, तो संविधान 1949 में बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, और उसी दिन 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे भारत में। उसी के तहत हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी सेंट्रल बैंक, भारत का सेंट्रल बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारे भारत में जितने भी बैंक हैं वो सब उन्हीं बैंकिंग कंपनी अधिनियम के तहत कार्य कर रहे हैं। परिभाषाओं की बात करें तो कार्य के आधार पर परिभाषा है, वैधानिकता के आधार पर परिभाषा है
और साख व्यवसाय पर आधारित परिभाषा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कार्य पर आधारित परिभाषा। प्रोफेसर गिलबर्ट के अनुसार, प्रोफेसर गिलबर्ट ने कहा, बैंक पूंजी अथवा सही शब्दों में मुद्रा का व्यवसाय है। गिलबर्ट ने कहा कि बैंक पूंजी और सही शब्दों में मुद्रा का व्यवसाय, यानी बैंक में हम अपनी बचतों को इकट्ठा करके एक जमा करके एक मोटी पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं ज़्यादा मात्रा में। और मुद्रा का व्यवसाय का मतलब वहाँ पे सिर्फ वित्तीय लेन देन होते हैं और किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता है। सर जॉन पेजट ने क्या कहा, ये देखिए, कोई भी संस्था तब तक बैंक नहीं कही जा सकती जब तक कि वह सामान्य जनता की राशि जमा न करे, उसके नाम पर चालू खाते न खोले और अपने ग्राहकों का भुगतान एवं संकलन न करे। सर जॉर्ज ने भी क्या कहा, सर जॉर्ज ने कहा कि सामान्य जनता की राशि जमा न करे, यानी अगर कोई संस्था है जो सामान्य जनता की राशि को जमा करती है, उनके खाते खोलती है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने गलत कही सर जॉर्ज पेजट ने, कि चालू खाते न खोले। चालू खाते ऐसा नहीं है, बैंकों में सिर्फ चालू खाते ही नहीं, हम खातों के प्रकार में पढ़ेंगे तो बैंकों में बहुत प्रकार के खाते खोले जाते हैं, लेकिन सर जॉर्ज पेजट ने केवल चालू खाते की बात की और बोला कि अपने ग्राहकों का भुगतान एवं संकलन न करे, यानी ग्राहकों का अगर भुगतान भी नहीं करता है तो वो क्या है, वो बैंक नहीं है। जैसे LIC की बात कर रहा था मैं, तो LIC हमारी भुगतान नहीं करता है, हमारे बिजली के बिल, हमारे म्यूनसिपल टैक्स, हमारे डिश रिचार्ज या मोबाइल रिचार्ज, हम आज के समय में जो भी कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट विथ UPI, विथ ATM, विथ नेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। प्रोफेसर AG हार्ट के अनुसार, बैंक वह है जो अपने साधारण व्यवसाय से धन प्राप्त करता है, जिससे वह उन व्यक्तियों के चेकों का भुगतान करता है जिससे या जिनके खातों में वह धन प्राप्त करता है। यानी प्रोफेसर AG हार्ट ने क्या कहा है कि साधारण व्यवसाय से धन प्राप्त करता है। बैंक सिर्फ साधारण व्यवसाय करता है। यहाँ पर साधारण व्यवसाय का मतलब लोगों की जमाओं को स्वीकार करना, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण देना। आज के समय में बैंक वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य कर रहा है। अगर हमारे पास कैश है, हमें उसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी बैंक हमें बताता है कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे कि हमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले। वैधानिकता के आधार पर आते हैं कि ब्रिटिश विनिमय बिल अधिनियम के अंतर्गत बैंकिंग व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का एक समूह, चाहे वो नियमित हो या अनियमित, शामिल होता है। यानी ब्रिटिश विनिमय बिल अधिनियम ने क्या कहा कि बैंक के अंतर्गत बैंकिंग व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का एक समूह, यानी एक संगठन, इसे आप एक कंपनी भी कह सकते हैं क्योंकि बैंक एक कंपनी है। भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 5(ब) के अनुसार बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोग के लिए जनता से धन जमा करना है जो कि मांग करने पर लौटाया जा सकता है तथा चेक, ड्राफ्ट या तथा अन्य प्रकार की आशा द्वारा निकाला जा सकता है। यानी भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम में हर वो चीज़ें सम्मिलित की गई है जो होनी चाहिए। जैसे उन्होंने क्या कहा, विनियोग के लिए जनता से धन जमा करता है, यानी अगर ग्राहक चाहते हैं कि हम अपना पैसा विनियोजित करें तो विनियोजन हम बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि मांग करने पर लौटाया जा सकता है। ग्राहक जब भी अपने खाते की शेष राशि या पूर्ण राशि को मांगना चाहता है बैंक से ले सकता है और बैंक कभी मना नहीं करेगा। तथा चेक, ड्राफ्ट तथा अन्य प्रकार की आशा द्वारा, चेक, ड्राफ्ट, अन्य प्रकार की आशा में हम ATM कार्ड को ले सकते हैं। ATM कार्ड ले ले, बैंक का चेक ले ले, चालान ले ले, कुछ भी चीज़ें हम जिससे अपने मुद्रा का जो प्रतिनिधित्व करती हैं उनके थ्रू हम किसी को भी भुगतान कर सकते हैं। साख व्यवसाय पर आधारित परिभाषा, प्रोफेसर क्राउथर ने कहा कि बैंकर अपने तथा अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी होता है, अर्थात बैंकर का व्यवसाय अन्य लोगों से ऋण लेना है और बदले में ब्याज देना एवं इस प्रकार मुद्रा का सृजन करना है। यानी क्राउथर ने भी अच्छी बात कही कि बैंकर अपने तथा अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी होता है। यानी जब हम बैंक में खाता खोलते हैं तो बैंक हमें ब्याज देता है
यानी बैंक हमारा ऋणी हो गया और मैं उसका ऋणदाता। यह तब हुआ जब हम बैंक में खाता खोले। लेकिन बैंकर का व्यवसाय अन्य लोगों से ऋण लेना है, ये तो समझ में आया, और बदले में ब्याज देना, ये भी समझ में आया। एवं इस प्रकार मुद्रा का सृजन करना है। और इसी प्रकार लोगों में क्या होता है, सृजन का मतलब निर्माण करना। लोगों में मुद्रा को बचत करने का निर्माण होता है, आदतें आती हैं। पहले के लोग जो भी आय करते थे, जो भी इनकम होती थी, उसे वो बचा के अपने घर में अपनी अलमारी में रखते थे। अब यही लोग अपना पैसा बैंकों में रख रहे हैं। पैसा सुरक्षित है, पैसा ब्याज के तौर पे बढ़ रहा है, और पैसा हम जब चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं, और पैसे का फिजूल खर्च नहीं होगा, क्योंकि वो बैंक में भी विनियोजित किया गया है। प्रोफेसर सेयस ने क्या कहा कि बैंक वह संस्था है जिसके ऋणों को अन्य व्यक्तियों के पारस्परिक भुगतान के लिए स्वीकार किया जाता है। फिर से देख लीजिए, प्रोफेसर सेयस ने कहा बैंक वह संस्था है जिसके ऋणों को अन्य व्यक्तियों के पारस्परिक भुगतान के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है। सेयस ने क्या कहा कि बैंक वह संस्था है जिसके ऋणों को अन्य व्यक्तियों के पारस्परिक भुगतान, अगर मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति को भुगतान करना है, मैंने अपना बैंक द्वारा निर्गमित किया गया एक चेक उस ग्राहक को दे दिया, तो मेरा बैंक मेरे खाते से उतनी राशि डेबिट करके मेरे ग्राहक के खाते में क्रेडिट कर देगा, यानी वो भुगतान कर दे रहा है। उचित परिभाषा यानी उपयुक्त परिभाषाओं में कुछ ना कुछ दोष है, लेकिन वेबस्टर की जो परिभाषा दी गई है वो अच्छी परिभाषा मानी जाती है। बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है, एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां धन जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। यानी वेबस्टर ने क्या किया, वेबस्टर ने आधुनिकता के आधार पर परिभाषा दी। उन्होंने बताया एक ऐसा प्रतिष्ठान या कंपनी जहाँ पे धन जमा होता है, धन का संरक्षण किया जाता है यानी सुरक्षा की जाती है, और निर्गमन किया जाता है। निर्गमन आज के समय में जो आप लोगों ने देखा होगा कि जब 2016 में नोटबंदी हुई तो नए नोटों का निर्गमन हुआ था। तो नए नोटों का निर्गमन हमेशा बैंक से ही होता है। आरबीआई ने अपने सभी सहायक बैंकों के पास नए नोट भेजे, और विंडो से जो विड्रॉल हुआ उसमें नई करेंसी दी गई, एटीएम्स के थ्रू की गई तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं भी प्रदान करता है। अगर किसी को ऋण देना है, ऋण की ज़रूरत है, तो वो बैंक प्रदान करता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर। जैसे आज के समय में लोग मोबाइल फाइनेंस करा रहे हैं, लोग बाइक फाइनेंस करा रहे हैं, घर फाइनेंस करा रहे हैं, या कोई भी चीज़ें वो फाइनेंस करा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो ऋण हो गया। कटौती की सुविधाएं, चेक को डिस्काउंट कराना, विनिमय पत्र को डिस्काउंट कराना, ये सब कटौती की सुविधा, ये सभी चीज़ें बैंक दे रहा है। और पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने की व्यवस्था भी करते हैं। मान लीजिए मेरे भाई साहब दिल्ली रहते हैं, मुझे दिल्ली पैसे भेजने हैं, तो मैं इनको अपने बैंक से ही पैसे भेज सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स टाइम।